हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। आज जो कहानियां आपको सुनाने जा रहा हूं, ये यूएस के एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर ने डाली थी एक वेबसाइट पर। कहानियों का ओरिजिनल लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ आपातकाल यानी कि इमरजेंसी पुलिस होती है, उसी तरह अमेरिका में एक अलग पुलिस डिपार्टमेंट होता है जिनका काम पहाड़ों और जंगलों पर खोए हुए लोगों को ढूंढने का होता है। आगे बताई गई कहानियां बिल्कुल सच्ची हैं और ऑफिसर के साथ घटित हो चुकी हैं। आगे की कहानी ऑफिसर की जुबान से। अपनी 35 साल की नौकरी में लोगों को ढूंढने का मेरा बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है। पहाड़ों में और घने जंगलों में मैंने लोगों को ढूंढा है। अपनी 35 साल की नौकरी के दौरान मेरे साथ बहुत सारे अजीब और डरावने किस्से पेश आए हैं जिनको आप जरूर जानना चाहेंगे। ज्यादातर लोग जो खो जाते हैं वो या तो अपने रास्ते से भटक जाते हैं या फिर किसी पहाड़ी से फिसलकर गलत रास्ते पर चले जाते हैं। जैसा कि कहावत है कि अगर कहीं खो जाओ तो जहां हो वहीं रहो। इसीलिए ज्यादातर लोग अपने खोने वाली जगह के आसपास ही मिल जाते हैं और ज्यादा दूर नहीं जाते। लेकिन मेरे पास 2 बार ऐसे केसेस आए जहां ऐसा नहीं हुआ। इन दोनों केसेस ने ही मुझे बहुत परेशान किया और इन्हीं केसेस ने मुझे मोटिवेशन दी कि मैं पूरी शिद्दत से उन लोगों को ढूंढूं जिन लोगों को ढूंढने का जिम्मा मुझे दिया गया है। पहला केस था एक छोटे लड़के का केस जो कि अपने मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ पिकनिक मनाने गया था जंगल में। दोनों बच्चे माँ बाप के साथ ही खेल रहे थे कि माँ बाप की नज़र सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही उनसे हटी और दोनों बच्चे अचानक गायब हो गए। माँ बाप के काफ़ी ढूंढने पर भी जब बच्चे नहीं मिले तब उन्होंने हमें फ़ोन किया। मैं अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंचा जहां से बच्चे गायब हुए थे। थोड़ा सा ढूंढने पर बच्ची तो बहुत जल्दी मिल गई, पर वो छोटा लड़का नहीं मिला। जब बच्ची से हमने उसके भाई के बारे में पूछा तो उसने बताया कि भैया को तो भालू अंकल लेकर गए हैं। उसने बताया कि भालू अंकल ने उसको खाने के लिए बेर दिए और उसको किसी को कुछ ना बताने के लिए बोला। वो बस भैया के साथ थोड़ी देर खेलना चाहता था, बच्ची ने बताया। आखिरी बार जब बच्ची ने अपने भाई को देखा था तब वो भालू अंकल के कंधों पर बैठा हुआ था और खुश था। जाहिर था कि हमारा सबसे पहले शक गया कि शायद ये किडनैपिंग का केस है और बच्चे को किसी ने बहला फुसला के किडनैप कर लिया है। लेकिन उस एरिया को अच्छे से छानने के बाद भी हमें किसी दूसरे आदमी के वहां आने का कोई सुराग नहीं मिला। लड़की बार बार यही बता रही थी कि वो भालू अंकल दिखने में आम इंसानों जैसा नहीं था। उसका कद बहुत लंबा था और उसके शरीर पर बहुत सारे बाल थे जैसे कि भालू के होते हैं, और उसका चेहरा बहुत अजीब सा था। अजीब सा, बच्ची ने यही बताया। हमने उस इलाके को कई हफ्तों तक अच्छे से छाना लेकिन बच्चे का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। वो मेरी लाइफ के सबसे लंबे चले केसेस में से एक था। आखिर में हार कर हमें वो केस बंद ही करना पड़ा। दूसरा केस था एक 13-14 साल की लड़की का केस जो अपनी मम्मी और दादाजी के साथ पहाड़ों पर घूमने के लिए गई थी। उसकी मम्मी ने बताया कि वो बस 1 मिनट के लिए एक पेड़ पर चढ़ी थी ये देखने के लिए कि आसपास और क्या क्या है। बस फिर वो लड़की उस पेड़ से कभी नीचे नहीं आई। पता नहीं पेड़ से ही कहाँ गायब हो गई। उन्होंने उसका घंटों तक पेड़ के नीचे वेट किया। ना कोई चिल्लाने की आवाज़ आई, ना ही गिरने की। लड़की पेड़ के ऊपर से ही ऐसे गायब हो गई जैसे कि हवा में से गायब हो गई हो। घंटों वेट करने के बाद भी जब बच्ची नीचे नहीं आई तब उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। जब हम वहां पहुंचे तो हमने भी उस इलाके को अच्छे से ढूंढा लेकिन लड़की का कहीं कोई अता पता नहीं मिला। हमें समझ ही नहीं आया कि लड़की पेड़ के ऊपर से ही ऐसे कैसे गायब हो सकती है, क्योंकि ना तो उसकी मम्मी और ना ही उसके दादाजी ने उसको नीचे आते हुए देखा था। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि दोनों बच्चे कहाँ गायब हो गए। कई बार जब किसी खोए हुए शख्स को ढूंढने जाना होता था तो मैं अकेला ही अपने खोजी कुत्तों को साथ लेकर निकल पड़ता था। अक्सर वो खोजी कुत्ते मुझे सीधा किसी ऊंची पहाड़ी के नीचे ले जाते। कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं, बल्कि ऊंची ऊंची पहाड़ियां जहां ना कोई पेड़ ना ही कोई पत्थर होता था, सिर्फ सीधी खड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां जिन पर चढ़ना किसी आम इंसान तो छोड़ो, किसी प्रोफेशनल के बस का भी नहीं था। ऐसी ऊंची पहाड़ियां जहां ठीक से हाथ रखने तक की जगह नहीं होती थी और हमेशा ही खोया हुआ इंसान पहाड़ के ऊपर
या फिर पहाड़ की दूसरी तरफ ही मिलता था, वो भी हेलीकॉप्टर की मदद से कई कई किलोमीटर दूर। उन लोगों को याद ही नहीं होता था कि वो वहां कैसे पहुंचे। दिमाग घूम जाता था ये सोच के कि वो उस तरफ कैसे पहुंच जाते थे। कोई ना कोई जवाब तो जरूर ही होगा इसका, लेकिन मुझे इसका आज तक कोई जवाब नहीं मिला। एक केस मुझे अच्छे से याद है जिसमें हमें एक डेड बॉडी मिली थी। एक 11 साल की लड़की एक नदी पार कर रही थी। उस पर बने एक छोटे से पुल से अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे एक पत्थर पर जा गिरी। लड़की सर के बल गिरी थी और गिरते ही उसकी मौत हो गई थी। ऐसा नहीं था कि मैंने पहली बार कोई डेड बॉडी देखी हो, लेकिन उस लड़की की मां को जब उसकी मौत की खबर मिली तो उसकी मां की वो दिल दहला देने वाली चीखें मैं कभी नहीं भूल सकता। लड़की की बॉडी को जब हम एम्बुलेंस में डाल रहे थे तब उसकी लाश को देखकर उसकी मां की वो चीखें बहुत डरावनी थी। ऐसा लगा मानो उसकी बेटी के साथ ही उसका भी सब कुछ खत्म हो गया हो। उसकी चीख में जो दर्द था, ऐसा लगा मानो उसकी बेटी के साथ ही उसकी भी मौत हो गई हो। कुछ दिनों बाद मेरे ही एक साथी ने बताया कि उसकी मां ने भी खुदकुशी कर ली है। वो अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती थी। काश मैं उनके लिए कुछ कर पाता। एक बार मुझे एक दूसरी टीम के ऑफिसर के साथ काम करने का मौका मिला। मैं खुद भी एक ऑफिसर ही था। हुआ यूं था कि हमें एक इलाके में कुछ भालुओं के होने की रिपोर्ट मिली थी। उसी रिपोर्ट के सिलसिले में हम वहां जांच करने गए थे और उसी दौरान उस इलाके में एक आदमी के खो जाने की भी रिपोर्ट हमें मिली थी। वह आदमी पहाड़ी चढ़ने यानी कि हाइकिंग के लिए गया था और कुछ दिनों में उसको वापस आ जाना था, लेकिन वो वापस आया नहीं। ट्रेनिंग के दौरान हमें पहाड़ चढ़ना सिखाया जाता है और उस आदमी को ढूंढने के लिए हमें बहुत ही मुश्किल मुश्किल पहाड़ियां चढ़नी पड़ी थी। आखिर में वो हमें मिल ही गया। उसका पैर दो पत्थरों के बीच बने एक छोटे से छेद में फंस गया था। मालूम पड़ा कि वो 2 दिन से वहां फंसा हुआ था और उसका पैर सड़ना भी शुरू हो चुका था। काफी देर मशक्कत करने के बाद किसी तरह हमने उसको बाहर निकाला और हेलीकॉप्टर पर चढ़ाया। हेलीकॉप्टर में वापस आते समय सिर्फ डॉक्टर ही उसके साथ था। बाद में उस डॉक्टर ने हमको बताया कि वो आदमी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था और रोए जा रहा था। बार बार एक ही बात बोले जा रहा था कि वो तो बिल्कुल ठीक था और अच्छे से पहाड़ी की चढ़ाई कर रहा था कि अचानक उसको वहां एक रहस्यमय आदमी दिखाई दिया। उस रहस्यमय आदमी के पास चढ़ाई का कोई औजार भी नहीं था और वो सफेद कपड़े पहने हुए था। वो उस रहस्यमय आदमी के पास गया और उसको पीछे से आवाज दी। जब वो रहस्यमय आदमी पलटा तो उसने देखा कि उसका तो कोई चेहरा ही नहीं है। सिर था लेकिन कोई आंख, नाक, मुंह कुछ नहीं था। उसने बताया कि उस आदमी को देख के वो इतना डर गया कि जल्दी से पहाड़ी के नीचे आने लगा और उसी दौरान उसका पैर फिसला और वो वहां फंस गया। उसने बताया कि जब वो वहां फंसा हुआ था तो पूरी रात उसने उस बिना मुंह के आदमी के नीचे उतरने की आवाजें सुनी। नीचे उतरते हुए उस आदमी की भयानक दिल दहला देने वाली चीखें वो पूरी रात सुनता रहा था। ये बात सुन के मेरा रोंग रोंग खड़ा हो गया था। अच्छा हुआ जब वो ये कहानी सुना रहा था मैं उसके साथ उस हेलीकॉप्टर में नहीं था। मेरी जिंदगी के सबसे भयानक केसेस में से एक था एक लड़की को ढूंढने का केस। वो लड़की अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ हाइकिंग के लिए गई थी और उनसे अलग हो गई। नॉर्मली हम देर रात किसी को नहीं ढूंढते, लेकिन उस दिन हम देर रात तक उस लड़की को ढूंढ रहे थे क्योंकि हमारे खोजी कुत्तों को उसकी गंध मिल चुकी थी। आखिर में हमें वो लड़की मिल ही गई। जब वो हमें मिली तब वो एक बड़े सड़े लक्कड़ के अंदर सहमी हुई बैठी थी। उसको देखने से ही पता चल रहा था कि वो सदमे में थी और बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसके एक पैर का जूता भी गायब था और उसका बैग भी वहां नहीं था। हालांकि उसको कोई चोट नहीं लगी थी, इसीलिए हम उसको अपने साथ पैदल ही वापस ले जाने लगे अपने बेस पर। जंगल में घुप अंधेरा था और रात के करीब 1 बजे थे। वापस जाते समय वो लड़की बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी और बार बार पूछ रही थी कि वो बड़ी बड़ी काली आंखों वाला आदमी हमारा पीछा क्यों कर रहा है। हमें वहां कोई आदमी नहीं दिखा, लेकिन वो बार बार पीछे देख रही थी। हमें लगा शायद वो सदमे के कारण ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है, लेकिन हम जैसे जैसे अपने बेस के पास पहुंच रहे थे उसकी अजीब अजीब हरकतें बढ़ती जा रही थी और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया था। बार बार वो मुझसे कह रही थी
उस आदमी को बोल दो मुझे देख के मुंह ना बनाए। एक मौका तो ऐसा आया कि वो लड़की वहीं रुक गई और पलट के चिल्लाने लगी, मेरा पीछा करना बंद करो, मेरा पीछा करना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें इन लोगों को भी तुम्हारे साथ नहीं ले जाने दूंगी। बड़ी मुश्किल से हम उसको खींच के आगे बढ़े, लेकिन उसके अचानक बाद ही हमें अपने चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। अंधेरा होने के कारण कुछ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन आवाजें चारों तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई सांस ले रहा हो। लेकिन वो कोई नॉर्मल आवाज नहीं थी, बहुत मनुष्य सी आवाज थी और एक लय में आ रही थी, वो भी चारों तरफ से, जैसे रात के अंधेरे में कीड़े आवाज करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे। मुझे नहीं पता मैं उस आवाज को कैसे बयान करूं। जब हम अपने बेस पर पहुंचने ही वाले थे, वो लड़की रुकी और उसने मेरी तरफ देखा। मेरी तरफ देखते हुए उसकी आंखें इतनी ज्यादा फटी हुई थी जितना कोई इंसान नॉर्मली खोल ही नहीं सकता। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, वो कह रहा है कि तुम जल्दी से यहां से निकल जाओ, उसको तुम्हारी गर्दन पर बना चोट का निशान बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी गर्दन पर बचपन में लगी एक चोट का निशान था, जो कि कपड़े पहनने के बाद बिल्कुल नहीं दिखता, और उस टाइम तो मैंने जैकेट भी पहनी हुई थी। मुझे नहीं पता उस लड़की को निशान के बारे में कैसे पता चला, लेकिन जैसे ही उसने मुझको यह बताया, मेरे पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। मेरा रोंग रोंग खड़ा हो गया और दिल धाड़ धाड़ बजने लगा। मेरे साथ मेरे और साथी भी थे। मैंने उनको बोला, जल्दी से निकलो यहां से। मैं बहादुर दिखने की कोशिश कर रहा था अपने साथियों के सामने, लेकिन सच ये है कि मैं उस समय हद से ज्यादा डर गया था। आखिर हम अपने बेस पहुंच ही गए, लेकिन उस रात जो हुआ उसको सोच के मैं आज भी कांप उठता हूं। यह अगली कहानी मेरी सारी कहानियों में से सबसे अजीब है। अब मुझे यह तो नहीं पता कि सभी टीम्स के साथ ऐसा हुआ है या नहीं, लेकिन जहां तक मेरी यूनिट का सवाल है तो यह बहुत ही आम सी बात होती थी हमारी यूनिट के लिए। हालांकि इसके बारे में कभी आपस में बात नहीं करी जाती थी। आप लोग चाहें तो किसी दूसरी टीम के ऑफिसर से इसके बारे में पूछ सकते हैं, हो सकता है उनको इस बारे में पता भी हो, लेकिन पूरे चांसेस हैं कि वो आपको कुछ भी नहीं बताएंगे इस बारे में। हमारे सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से हमको सख्त निर्देश होता था कि किसी भी हालत में इस बारे में कोई बात नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शुरू शुरू में मुझे भी अजीब लगा था, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद मुझे भी इनकी आदत पड़ गई थी और तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन ही इनसे सामना हो जाया करता था। तो होता यूं था कि तकरीबन हर एक केस में जब हमें किसी को ढूंढने के लिए घने जंगल में कई किलोमीटर दूर अंदर तक जाना पड़ता था, कई किलोमीटर से मेरा मतलब 25-30 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर, तो हमें हमेशा ही घने पेड़ों के बीच में लकड़ियों की बनी सीढ़ियां मिलती। सुनने में बहुत अजीब लगता है ना, हर बार अलग अलग सीढ़ियां, ऐसी सीढ़ियां मानो कि जैसे आपके घरों में बनी होती है ना ऊपर जाने के लिए, बिल्कुल ऐसी, लेकिन सिर्फ सीढ़ियां, ना कोई घर, ना कोई सामान, ना और कुछ, सिर्फ घना जंगल और बीच में रखी सीढ़ियां। उनको देख के ऐसा लगता मानो किसी ने उनको अपने घर से उठाकर जंगल में रख दिया हो। ऐसी ऐसी जगहों पर हमें सीढ़ियां मिली जहां कोई आदमी पहुंच तक नहीं सकता था, सीढ़ियां रखना तो बहुत दूर की बात। पहली बार जब मैंने उन सीढ़ियों को देखा तो मैं हैरान रह गया। मैंने अपने ऑफिसर से पूछा तो उन्होंने शांत रहने के लिए बोला कि ये नॉर्मल है और घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोगों से मैंने पूछना चाहा, सब ने ये एक ही बात कही। मैं उन सीढ़ियों के ऊपर जाना चाहता था उनको अच्छे से चेक करने के लिए कि वो कहां से आई हैं, लेकिन मेरे ऑफिसर्स ने मुझको बहुत अच्छे से समझा दिया था कि कभी भूल कर भी उनके पास नहीं जाना है, बस देख के अनदेखा कर देना है। अब तो जैसे उनकी आदत सी पड़ गई है, क्योंकि इतनी बार मुझे वो सीढ़ियां मिल चुकी हैं कि अब तो उन पर ध्यान भी नहीं जाता। इन सीढ़ियों के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अपने पूरे कैरियर में मैंने बहुत सारे अजीब अजीब केसेस देखे हैं। बहुत सारे लोग होने के बाद कभी नहीं मिलते। कुछ लोग मिलते तो ऐसी जगहों पर मिलते जहां उनके होने का कोई मतलब ही नहीं होता, और अक्सर उन लोगों को याद ही नहीं होता कि वो वहां कैसे पहुंचे। इन रहस्यमय सीढ़ियों की बात करूं तो मैंने बहुत तरह की सीढ़ियां देखी हैं जंगलों में। सब सीढ़ियों की बनावट अलग अलग होती थी
और सबका साइज भी थोड़ा बहुत अलग ही होता था। कुछ सीढ़ियां बिल्कुल नई होती थी, मानो कि बिल्कुल अभी बनाई गई हो, तो कुछ बिल्कुल पुरानी और जर्जर हालत में होती थी। एक बार मैंने ऐसी सीढ़ी देखी जिसको देखकर लगा कि उसको अभी अभी किसी लोहे की दुकान से बनाकर लाया गया है। ज्यादातर सीढ़ियां जो कि लकड़ी की बनी लगती थी, वो सीढ़ी लोहे की बनी लग रही थी और धूप में चमचमा रही थी। आमतौर पर दूसरी सीढ़ियों से बड़ी थी और घूमकर ऊपर जा रही थी, बिल्कुल ऐसी जैसी बड़ी पानी की टंकियों में सीढ़ियां होती है ना, बिल्कुल ऐसी। सीढ़ियां बहुत बड़ी नहीं हुआ करती थी, इतनी ही होती थी जितनी आमतौर पर घरों में बनी होती हैं। मेरे पास कोई तस्वीर तो नहीं है उन सीढ़ियों की, क्योंकि उनकी फोटो लेने की सख्त मनाही थी हमें, और मैं अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहता था। जब मैंने अपनी जॉब शुरू करी थी, तब ट्रेनिंग के दौरान जो सबसे पहला केस मुझे मिला था, वो था एक 8 साल के बच्चे को ढूंढने का केस। वो बच्चा अपनी मां से अलग हो गया था। ये एक ऐसा केस था जिसमें हमें पक्का यकीन था कि बच्चा जरूर मिल जाएगा, क्योंकि कुत्तों को बच्चे की गंध बहुत अच्छे से मिल गई थी और हमें बच्चे के उसी इलाके में होने के निशान भी मिल गए थे। आखिर में बच्चा मिल गया, करीब 2 किलोमीटर दूर उस जगह से जहां से वो खोया था। बच्चे को पता ही नहीं था कि वो खेलते खेलते इतनी दूर निकल गया था। हमारी टीम का साथी उसको वापस अपने साथ ले आया था। अच्छा हुआ मुझे उस बच्चे को अपने साथ नहीं लाना पड़ा, क्योंकि मैं बच्चों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता हूं। मैं और मेरी ट्रेनर जब वापस लौट रहे थे, तो मेरी ट्रेनर ने मुझसे कहा, चलो आज तुमको ऐसी जगह दिखाती हूं जहां हमें ज्यादातर खोए हुए लोग मिलते हैं। वो रास्ता आम रास्ते से अलग था और करीब 2 किलोमीटर दूर पैदल चलने के बाद हम 1 घंटे में उस जगह पहुंच गए। हम जैसे जैसे उस रास्ते में जा रहे थे, मेरी ट्रेनर मुझे वो तमाम जगह दिखाती जा रही थी जहां उन्हें खोए हुए लोग मिले थे। तभी कुछ दूर कुछ अजीब सा दिखाई देता है मुझे। आगे बताने से पहले बता दूं कि जिस जगह हम मौजूद थे वो पार्किंग से करीब 10-12 किलोमीटर दूर थी। इसका मतलब वहां कोई इंसान नहीं आ सकता था, और साथ ही वो एक सरकारी जमीन थी। इसका मतलब उस पर किसी तरह की कंस्ट्रक्शन भी गैर कानूनी थी। अब वो चीज जो मुझे दिखती है वो दूर से चमकती हुई सी लगती है और सीधी लाइन से बनी दिखती है। अब घने जंगल के बीच में सीधी लाइंस कैसे आ सकती हैं? मैं अपनी ट्रेनर को उस तरफ इशारा करता हूं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। मैं उस चीज को ठीक से देखने के लिए आगे बढ़ता हूं, लेकिन मेरी ट्रेनर मेरे पीछे ही रहती है। और जब मैं उस चीज के करीब 20 फीट पास पहुंचता हूं, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने सीढ़ियां रखी हुई हैं। इतने घने जंगलों के बीच में जहां आदमी का नामो निशान तक नहीं हो, वहां सीढ़ियां रखी हुई हैं। साफ बताऊं तो उन सीढ़ियों का वहां होना हद से ज्यादा अजीब था। उन सीढ़ियों के वहां होने का कोई मतलब ही नहीं था। वो एक नॉर्मल स्टेयरकेस था जिस पर कि लाल रंग की कालीन बिछी हुई थी और करीब 10-15 सीढ़ियां बनी थी, बिल्कुल ऐसी जैसी घरों में होती हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि वो किसी घर में नहीं थी, बल्कि एक घने जंगल के बीचों बीच रखी थी। जिस लकड़ी से वो सीढ़ियां बनी थी, मैं उस लकड़ी को ठीक से देख सकता था। मैं उन सीढ़ियों के सामने खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। तभी मेरी ट्रेनर आके मेरे साथ खड़ी होती है, बिल्कुल आराम से, जैसे उसको कोई फर्क ही ना पड़ा हो वो देखकर। मैं हैरान होकर उससे पूछता हूं, ये है क्या चीज? इसकी आदत डाल लो बच्चे, बहुत सामना होगा इनसे तुम्हारा। मेरी ट्रेनर हंसते हुए मुझसे कहती है। मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ता हूं, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़ के पीछे खींच लेती है जोर से। नहीं नहीं नहीं, सोचना भी मत, मेरी ट्रेनर मुझसे कहती है। उसकी आवाज तो नॉर्मल थी, लेकिन उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा हुआ था। तुम्हें ऐसी सीढ़ियां बहुत देखने को मिलेंगी, बस कभी उनके पास मत जाना, उनको छूना मत और उनके ऊपर मत जाना। बस उनको देख के अनदेखा कर देना, उसने मुझसे कहा। मैं उससे और ज्यादा पूछना चाहता था, लेकिन जिस तरह से वो मुझे देख रही थी, मैं समझ गया था कि मेरे लिए ज्यादा ना पूछना ही बेहतर है। उसकी बात सही भी थी, क्योंकि मेरे कैरियर में हर हफ्ते ही 1-2 ऐसी सीढ़ियों से सामना हो ही जाता था। कई बार तो 2-3 किलोमीटर अंदर जाने पर ही उनसे सामना हो जाता था, तो कई बार 25-30 किलोमीटर अंदर मिलती थी। ऐसी ऐसी जगहों पर जहां कुछ भी नहीं था सिवाय घने जंगलों के। ज्यादातर उनकी कंडीशन बिल्कुल नए जैसी होती थी, लेकिन हर बार अलग अलग साइज, अलग अलग डिजाइन। एक बार तो ऐसी मिली जैसी 18वीं सदी के किसी महल से निकाल कर रखी हो, कम से कम 10 फीट चौड़ी और करीब 20 फीट ऊपर जाती हुई।
मैंने कई बार कई लोगों से इनके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही जवाब जो मेरी ट्रेनर का था, डरो मत, ये बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत मिलेंगी ऐसी, बस उनके पास मत जाना कभी। बाद में जब मेरे ट्रेनीज मुझसे यही सवाल करते थे तो मेरा भी यही जवाब होता था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं उनको और क्या बताऊं। उम्मीद है किसी दिन मुझे और कुछ जानने को मिलेगा उन सीढ़ियों के बारे में। जहां तक कि खोए हुए लोगों का सवाल है, तो आप मान सकते हैं कि मेरे पास आने वाले लगभग आधे केसेस खोए हुए लोगों के ही हुआ करते थे। बाकी आधे केसेस फंसे हुए लोगों को निकालने के होते थे। जैसे कि कोई पहाड़ी चढ़ते हुए गिर गया और चोट लग गई, तो उनको निकालने के लिए हम जाते थे। या फिर किसी ने अपने आप को जला लिया हो। आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसा कितनी बार होता था कि कोई अपने आप को ही जला ले, वो भी गलती से। ऐसा करने वाले ज्यादातर जवान लड़के ही हुआ करते थे, जो शराब के नशे में ऐसा कर बैठते थे। वो या तो अपने आप को जला लेते, या फिर उनको कोई जंगली जानवर काट लेता, या मधुमक्खियां उनको डंक मार देती। हर बार हम उनको बचाने के लिए जाते थे। हमारी छोटी सी टीम हुआ करती थी, 7-8 लोगों की, और हमारी टीम में ज्यादातर लोग बहुत पुराने और एक्सपीरियंस थे, जो अपने काम को बखूबी समझते थे और करते थे। हमारा काम ऐसा था कि हमारा ज्यादातर समय घने जंगलों के बीच में ही गुजरता था, और हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि किसी जगह को देखते ही हम बता सकते थे कि वहां कोई आया है या नहीं। ज्यादातर केसेस में हम खोए हुए शख्स को ढूंढने के लिए कोई ना कोई सुराग निकाल ही लेते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते थे जहां हमें कोई सुराग ही नहीं मिल पाता था कि खोया हुआ शख्स आखिर कहां गायब हो गया। ऐसे केसेस मुझे सबसे ज्यादा पेचीदा लगते थे, क्योंकि कोई सुराग ही नहीं मिलता था। ऐसा ही एक केस मुझे याद है अच्छे से, जिसने मुझे बहुत परेशान किया था, क्योंकि उस केस में हमें सुराग भी मिल गया था, लेकिन फिर भी हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जो सुराग हमें मिला था उसने केस सुलझाने के बजाय और कई सवाल खड़े कर दिए थे। हुआ यूं था कि एक आदमी जिसकी उम्र करीब 65 साल थी, वो जंगल में घूमने के लिए गया था। जब वो वापस घर नहीं आया तो उसकी वाइफ ने हमको कॉल किया कुछ दिन बाद। दरअसल उस आदमी को दौरे आने की बीमारी थी, और वो बिना छड़ी के चल भी नहीं पाता था। उसकी वाइफ को लगा कि वो शायद अपनी दवाई लेना भूल गया है, और बीच में ही उसको कहीं दौरा पड़ गया है। इससे पहले कि आप पूछे, मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं पता कि वो आदमी अकेले ही जंगल में क्यों गया, जबकि उसको पता था कि उसको ये बीमारी है, या फिर उसकी वाइफ उसके साथ क्यों नहीं गई। मैं इस तरह के सवाल नहीं पूछा करता था, क्योंकि एक पॉइंट के बाद इन सवालों को कोई मतलब ही नहीं रह जाता था। कोई साथ गया या नहीं गया, उससे मुझे क्या मतलब। जिसको खोना था वो खो गया। मेरा काम खोए हुए को ढूंढने का था, और मैं उसी पर फोकस करना चाहता था। तो फिर हम उस आदमी को ढूंढने की कार्रवाई शुरू कर दी। नॉर्मली जैसे हम हर एक केस में करते थे, हमने 3 टीम्स बनाई और इस इलाके को अच्छे से छानना शुरू कर दिया, और थोड़ी देर बाद ही हमारे एक साथी को वो रास्ता मिल गया जिस पर वो आदमी गया था। फिर क्या था, हम उसी रास्ते का पीछा करना शुरू कर दिया। अचानक मेरी वॉकी टॉकी पर मेरे एक साथी की कॉल आई, और उसने हमें पीछे आने को कहा। आमतौर पर ऐसी कॉल आने का एक ही मतलब होता है कि या तो खोया हुआ शख्स मिल गया है या फिर उसकी लाश मिली है। तो हम सब उस जगह पहुंच गए जहां हमारे साथी ने बुलाया था। वहां पहुंचे तो देखा कि हमारा साथी एक पेड़ के नीचे खड़ा है और ऊपर देख रहा है। मैंने दूर से ही उसको आवाज लगाई, तो उसने पेड़ के ऊपर हाथ करके इशारा किया। मैंने ऊपर देखा तो एक बार के लिए मुझे यकीन ही नहीं हुआ अपनी आंखों पर। पेड़ के करीब 30 फीट ऊपर एक टहनी पर एक छड़ी लटकी हुई थी। उस छड़ी के ऊपर का हिस्सा, जिसको कि हाथ में पकड़ा जाता है, वो अच्छे से एक टहनी में टंगा हुआ था, और छड़ी वहां लटकी हुई झूल रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस छड़ी को अपने हाथ से वहां लटकाया हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उस खोए हुए बूढ़े शख्स ने उस छड़ी को 30 फीट ऊपर उछालकर वहां टांग दिया हो। हम काफी देर वहीं खड़े उस झूलती हुई छड़ी को ही देखते रहे। हमने बहुत देर तक उस इलाके को छाना, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। यहां तक कि खोजी कुत्तों को भी काम पर लगाया, लेकिन वो कुत्ते भी उस पेड़ के नीचे पहुंचते ही उसकी गंध खो देते थे। कुछ दिन बाद हार कर हमने वो केस बंद किया, क्योंकि हमें और भी केसेस पर काम करना था, और उससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। उसकी वाइफ हमको महीनों तक डेली कॉल करके पूछती कि उसका हस्बैंड मिला क्या, और हर बार उसकी उम्मीदों का टूटना बहुत ही दिल तोड़ देने वाला था। मुझे नहीं पता कि इस एक केस ने ही मेरा इतना दिल क्यों तोड़ा। शायद इसीलिए कि उसके मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा थे, या फिर इसीलिए
कि हमें इतना बड़ा सुराग मिलने के बाद भी हम उस शख्स को ढूंढ नहीं पाए। आखिर वो आदमी उस पेड़ तक कैसे पहुंचा? क्या किसी ने उसको मार के उसकी छड़ी को वहां टांग दिया था हमको चैलेंज करने के लिए? हमने बहुत कोशिश की उसको ढूंढने की, लेकिन नहीं ढूंढ पाए। ऐसा लगा कि किसी ने हमको चैलेंज किया कि ढूंढ के दिखाओ, और हम उस चैलेंज में फेल हो गए। खोए हुए बच्चों को ढूंढने का काम सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाला होता है। बच्चे चाहे किसी भी हालत में खोए हों, उनको ढूंढना हमेशा मुश्किल ही होता है। और हमेशा हमेशा ही जब भी किसी खोए हुए बच्चे का केस आता है तो हम दुआ करते हैं कि बच्चा सही सलामत मिल जाए। हमेशा तो नहीं, लेकिन कुछ केसेस में डेड बॉडीज ही रिकवर होती हैं। एक बार की बात करूं तो एक बार हमारे पास एक केस आया। एक लेडी अपने 3 बच्चों के साथ पिकनिक मनाने गई थी जंगल में, नदी किनारे। सबसे बड़े बच्चे की उम्र करीब 6 साल, दूसरे की 5 साल और तीसरे की करीब 3 साल रही होगी। तीनों बच्चे उसकी आंखों के सामने ही खेल रहे थे, और उसने बताया कि उसने 1 सेकंड के लिए भी बच्चों को अपनी नजरों के सामने से जाने नहीं दिया। और गौर करने वाली बात है कि उसने किसी दूसरे इंसान को भी वहां आसपास नहीं देखा था। मौज मस्ती करने के बाद वो लोग वापस अपना सामान बांध के पार्किंग एरिया में जाने लगे, जहां उनकी कार खड़ी थी। बाहर जाने का रास्ता नदी किनारे से ही जाता था। वो नदी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, जंगल के बीच में कोई 2-3 किलोमीटर लंबी रही होगी। और उसके साथ बाहर जाने का रास्ता भी बिल्कुल साफ था। घना जंगल तो था, लेकिन नदी किनारे का रास्ता बिल्कुल साफ था, और पार्किंग एरिया का रास्ता नदी किनारे से ही जाता था। और यह बिल्कुल इम्पॉसिबल ही था कि कोई उस रास्ते से भटक जाए। तीनों बच्चे अपनी मां के साथ ही जा रहे थे। तीनों बच्चे आगे आगे थे और उनकी मम्मी सबसे पीछे थी, उन पर नजर रखे हुए। अचानक मां को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़ के देखा। इन्हीं सिर्फ 3-4 सेकंड्स में ही 5 साल वाला बच्चा गायब हो गया। पहले तो मां को लगा कि शायद बच्चा सूसू करने के लिए इधर उधर गया है। फिर उसने दूसरे बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि एक बड़ा सा डरावने मुंह वाला आदमी जंगल में से आया और उसका हाथ पकड़ के उसको अपने साथ जंगल में ले गया। दोनों बच्चे बिल्कुल डरे नहीं हुए थे। उस लेडी ने हमें बताया कि ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों बच्चे नशे में हों। जाहिर है वो लेडी बहुत डर गई थी और बदहवासी होकर बच्चे को ढूंढने लगी। वो बच्चे का नाम लेके जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसने बताया कि एक बार तो उसको ऐसा लगा कि बच्चे ने वापस उसको आवाज दी हो। अब जाहिर है वो अकेली लेडी अकेले तो घने जंगल में नहीं जा सकती थी उसको ढूंढने के लिए। उसके साथ 2 बच्चे और भी थे। तो उसने पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने तुरंत हमें फोन किया। हमारे पास केस आते ही हम जल्दी से उस जगह पहुंचे और बच्चे को ढूंढना शुरू किया। हमारे साथ हमारा डॉग स्क्वाड भी था। करीब 3-4 किलोमीटर ढूंढने के बाद भी हमें बच्चे का कोई निशान नहीं मिला। ना ही हमारे खोजी कुत्तों को बच्चे की कोई गंध मिली। ना पैरों के निशान, ना टूटी टहनियां, ना कोई कपड़ा, ना ही और कुछ। कोई ऐसा निशान नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि वो बच्चा वहां था भी। कुछ देर के लिए हमारा शक मां पर भी गया, लेकिन उसकी हालत देख के जाहिर था कि वो खुद इतनी टूट गई थी कि उस पर शक करना बेकार था। हमने वॉलंटियर्स की मदद से करीब 1 हफ्ता उस इलाके को ढूंढा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। आखिर में हमने ढूंढना बंद कर दिया, लेकिन वॉलंटियर्स ने अपनी खोज जारी रखी। एक दिन हमें कॉल आया कि एक डेड बॉडी मिली है और उसको रिकवर करने की जरूरत है। उन्होंने जब हमें लोकेशन बताई तो हमें यकीन ही नहीं हुआ। बच्चे की बॉडी उसके गायब होने की जगह से करीब 20 किलोमीटर दूर मिली थी। पहले तो हमें लगा कि यह किसी और बच्चे की बॉडी है, लेकिन वहां पहुंचने पर शिनाख्त की तो पता चला कि यह तो वही बच्चा है। किसी को समझ नहीं आया कि बच्चा इतनी दूर कैसे पहुंचा। वो जगह इतनी दूर थी कि वहां किसी ने ढूंढा ही नहीं। वो तो बस एक वॉलंटियर ने सोचा कि वो ऐसी जगह ढूंढे जहां कोई और नहीं ढूंढ रहा है। वो एक छोटी पहाड़ी के नीचे ही ढूंढ रहा था कि उसकी नजर ऊपर पड़ी किसी चीज पर पहुंची। उसने अपनी दूरबीन से देखा तो समझ गया कि यह तो उसी बच्चे की लाश है जिसको वो ढूंढ रहा है। बॉडी को पहाड़ पर बने एक छोटे से छेद में ठूसा गया था। उसको बच्चे की शर्ट का कलर याद था, इसीलिए देखते ही उसको पता चल गया था कि यह तो वही बच्चा है। तब उसने हमको रेडियो पर कॉल किया और हम वहां पहुंचे। हमें उसकी बॉडी को निकालने में 1 घंटा लग गया था। ना सिर्फ वो बच्चा अपनी जगह से 20 किलोमीटर दूर मिला, बल्कि उसकी बॉडी ऐसी जगह पर थी जहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल था, और कोई बच्चा तो वहां अकेले पहुंच ही नहीं सकता था। एक बड़ी सी पहाड़ी की ढलान पर बने एक छोटे से छेद में उसकी बॉडी को ऐसे ठूसा गया था मानो किसी ने जबरदस्ती ठूसा हो। हमें हमारे पूरे साजो सामान के साथ भी उस जगह पहुंचने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी।
और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी बॉडी पर चोट का या किसी खरोच का एक निशान तक नहीं था। उसके पैरों में जूते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी पैरों में जरा सी भी मिट्टी नहीं लगी थी। तो ऐसा भी नहीं हो सकता था कि उसको कोई जंगली जानवर वहां खींच के लाया हो। और उसकी लाश को देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह बच्चा 30 दिन से गायब है। उसकी बॉडी हमको उसके खोने के 30 दिन बाद मिली थी, लेकिन उसको देख के लग रहा था कि लाश ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन पुरानी है। सारी चीजें दिमाग घुमा देने वाली थी। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि बच्चे की मौत ठंड लगने से हुई थी। बच्चा ठंड में अकड़ गया था। समझ नहीं आया ये सब कैसे हुआ। इतने सारे सवाल जिनका आज तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। अब जो कहानी बताने जा रहा हूं, ये मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानियों में से एक है। मुझे नहीं पता कि अभी तक मेरे दिमाग में ये वाली कहानी क्यों नहीं आई। शायद इसीलिए कि बहुत लंबे अरसे तक मैंने इस कहानी को भुलाने की बहुत कोशिश करी थी, और शायद मैं इस बात को भुला भी चुका था। लेकिन ये कहानियां लिखते लिखते मुझे वो घटना फिर से याद आ गई। मेरे जैसे शख्स का, जिसका कि सबसे ज्यादा समय अकेले जंगल में ही बीतता था, मुझे अपना दिल मजबूत करके रखना पड़ता था, जिससे कि जंगल में अकेले डर ना लगे, क्योंकि ये मेरी नौकरी थी और मेरा घर इसी से चलता था। जब आप ऐसी किसी नौकरी में होते हैं तो आपको अपने आप को हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रखना होता है। खासकर अपने दिल और दिमाग को मजबूत बनाना होता है। इसीलिए जब आपके साथ इस तरह की कोई घटना होती है, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपको ऐसी बात को भूलने में बहुत समय लग जाता है। और एक बार जब आप इसको भूल जाते हैं तो दोबारा आप उसको याद नहीं करना चाहेंगे। सच बताऊं तो ये एक ऐसी घटना थी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि मैं ये नौकरी कर भी पाऊंगा या नहीं। क्या आप ऐसी नौकरी करना भी चाहेंगे? मैं उस घटना के बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी जितना मुझे याद है उतना जरूर बताऊंगा। जहां तक कि मुझे याद है, बसंत तब खत्म ही हुआ था। शुरू में तो बिल्कुल नॉर्मल सा एक खोए हुए बच्चे को ढूंढने का केस ही था। एक 4 साल की बच्ची पिकनिक मनाने आई थी अपने परिवार के साथ और गुम हो गई। जब हमें फोन किया गया तब बच्ची को खोए हुए 2 घंटे हो चुके थे। जैसा कि आमतौर पर सभी खोए हुए बच्चों के पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा बहुत सीधा है, हमारी मर्जी के बिना कहीं नहीं जाता। उस बच्ची के माँ बाप ने भी हमको यही बोला। हमने उनको भरोसा दिलाया कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे खोई हुई बच्ची को ढूंढने में। फिर हम अपने काम पर लग गए। हमने 3 टीम्स बनाई और इस इलाके को छानना शुरू कर दिया। मेरे साथ मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त भी था। हम ऐसे ही बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए उस इलाके को ढूंढ रहे थे। हो सकता है आपको लगे कि बच्ची को ढूंढते हुए हम हंसी मजाक कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका सामना रोज ही ऐसे केसेस से होता है तो एक समय के बाद आपके अंदर की भावनाएं खत्म सी हो जाती हैं, क्योंकि आम सी बात बन जाती है आपके लिए। और अगर आप हर एक केस में इमोशनल होने लग जाएंगे तो आप ये नौकरी कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर हमने उस इलाके को 2-3 घंटे तक अच्छे से ढूंढा। ऐसी जगहों पर भी ढूंढा जहां मिलने के चांसेस बहुत ही कम थे। ढूंढते ढूंढते हम एक छोटी सी घाटी में पहुंचे। हम घाटी में पहुंचे ही थे कि किसी चीज ने हमारे दोनों कदमों को एक साथ रोक दिया। हम दोनों चुपचाप वहीं खड़े एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी लिफ्ट से नीचे उतर रहे हैं। हम वहीं खड़े थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो हम हवा में नीचे गिर रहे हैं। अचानक मेरे कान में आवाज आई, जैसे कि कुछ दूर कुछ गिरा हो। मैंने अपने साथी से पूछना चाहा कि उसको भी ऐसा कुछ सुना क्या, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता, मेरी जिंदगी की सबसे तेज आवाज मुझे सुनाई दी। बहुत ही तेज आवाज। ऐसा लगा मानो 100 रेलगाड़ियां बिल्कुल आपके कान से पास से गुजरी हों। लेकिन सिर्फ एक तरफ से नहीं, बल्कि चारों तरफ से आवाजें आ रही थी। यहां तक कि ऊपर और नीचे से भी आवाजें आ रही थी, मानो दुनिया अब खत्म होने वाली है। ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज। मेरा दोस्त मेरी तरफ देख के चिल्लाया, लेकिन उस शोर में मैं कुछ सुन ही नहीं पाया। हम दोनों डरे हुए बदहवास से अपने चारों तरफ देख रहे थे कि वो आवाज कहां से आ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बार के लिए सोचा कि हो सकता है कि पहाड़ी से पत्थर नीचे गिर रहे हों, लेकिन हमारे आसपास कोई ऊंची पहाड़ी भी नहीं थी, और अगर होती भी तो इतनी देर में तो हम पत्थरों के नीचे ही दबे होते। शोर लगातार आए जा रहा था और बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम दोनों एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला के बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल पास खड़े होने के बावजूद हमें एक दूसरे की आवाज समझ में नहीं आ रही थी। फिर अचानक आवाज बंद हो गई। जैसे एकदम से शुरू हुई थी उसी तरह एकदम से बंद हो गई, मानो किसी ने बटन ऑन किया और फिर ऑफ कर दिया। हम कुछ पल वहीं खड़े रहे, हैरान, परेशान। फिर धीरे धीरे जंगल की नॉर्मल आवाज भी लौट आई।
मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, ये आखिर क्या था? मैंने भी अपने कंधे झटकते हुए कहा, मुझे नहीं पता। मैंने अपने दूसरे साथियों को उनके रेडियो फोन पर कॉल किया और उनसे पूछा कि क्या उनको भी ऐसी कोई आवाज सुनाई दी क्या, लेकिन हैरानी थी कि उनमें से किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी थी, जबकि वो लोग हमसे बहुत दूर नहीं थे। मैं और मेरा दोस्त कुछ देर वहीं रुके, फिर हम भी आगे चल दिए अपने काम पर। फिर करीब 1 घंटे बाद हमने सभी टीम से पता किया उनके रेडियो फोन्स पर, लेकिन बच्ची का कहीं कोई सुराग नहीं मिला था। ज्यादातर हम अंधेरा होने के बाद ढूंढना बंद कर देते थे, लेकिन क्योंकि इस बार हमको एक भी सुराग नहीं मिल पाया था, इसलिए हम में से कुछ रुक गए उसको और ढूंढने के लिए, जिनमें मैं और मेरा दोस्त भी शामिल थे। हम ढूंढते हुए बीच बीच में उस बच्ची का नाम भी पुकार रहे थे कि शायद उसको सुन ही जाए। उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन फिर भी मैं उम्मीदें बांधे हुए था कि शायद बच्ची मिल ही जाए। मुझे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बच्ची जंगल में अकेले कैसी होगी, यह ख्याल मुझे मजबूर कर रहा था उसको ढूंढने के लिए। इन घने जंगलों में तो दिन में भी अकेले इंसान को डर लगे, फिर वो तो एक छोटी सी बच्ची थी, और रात के समय तो ये जंगल किसी शैतान से कम नहीं लगता। लेकिन हम बच्चे का कोई निशान ही नहीं मिल रहा था, और ढूंढते ढूंढते आधी रात हो चली थी, इसलिए हम सबने वापस चलने का फैसला लिया। वापस जाते हुए हम आधी दूर ही पहुंचे थे कि मेरे दोस्त ने हमारी बाईं ओर टॉर्च लाइट दिखाई। जहां उसने लाइट करी थी वहां घना जंगल और झाड़ियां थी और घुप अंधेरा था। मैंने उससे पूछा कि उसने कुछ सुना क्या, लेकिन उसने मुझे शांत रहने का इशारा किया और सुनने को बोला। मैंने ध्यान लगाया उस दिशा में, तो थोड़ी सी दूर बहुत ही हल्की हल्की आवाज सुनाई दी, मानो कि कोई बच्चा रो रहा हो। हम दोनों ने उस बच्ची का नाम पुकारा जोर से और उसके जवाब का वेट किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हल्की हल्की सी आवाज आ रही थी किसी बच्चे के रोने की। फिर क्या था, हम सभी उस तरफ बढ़ गए घने जंगल में जहां से वो रोने की आवाज आ रही थी। बीच बीच में हम उसका नाम भी पुकार रहे थे। जैसे जैसे हम उस रोने की आवाज के करीब पहुंचते जा रहे थे, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। किसी मनुष्यत का आभास हो रहा था। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई मुसीबत आने वाली है। मैंने अपने दोस्त को बताया कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो उसने भी यही बोला कि उसको भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों लग रहा है। हम वहीं रुक गए जहां हम खड़े थे और बच्ची का नाम लेके उसको पुकारने लगे। फिर हमने उस रोने की आवाज को ध्यान से सुना। हर बार एक ही रोने की आवाज आ रही थी। पहले सुबकने की आवाज आती, फिर जोर से रोने की, फिर एक हिचकी सी आती जैसा बच्चे रोते हुए करते हैं, फिर वही शुरू से। ऐसा लगा मानो कोई कैसेट चल रही है, एक ही आवाज बार 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 बार। जैसे ही हमको यह समझ आया, हमने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना एक शब्द बोले हम पूरी तेजी से वहां से भागने लगे। जिंदगी में पहली बार मैं इतना ज्यादा डरा था। उस जगह बहुत ही मनहूसियत सी थी और हम सब वो महसूस कर सकते थे। हम में से कोई वहां नहीं रुकना चाहता था। जब हम अब वापस अपने बेस पहुंचे तो हमने अपने बाकी साथियों से पूछा कि क्या उनको भी कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, लेकिन उनमें से किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया था। सच बताऊं तो उस केस ने लंबे समय तक मुझे सदमे में डाल दिया था। जहां तक उस बच्ची का सवाल है तो उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला और खोए हुए मासूम बच्चों की लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया था जिसको हम कभी नहीं ढूंढ पाए। दोस्तों, आज यहीं खत्म करता हूं, लेकिन भयानक जंगलों की खतरनाक कहानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। आगे की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए।